ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 16 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो हर साल पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके हम पीसीएस के प्री के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स पर बेस होगा। और ये कुछ लेक्चर इसके क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स से जो है मतलब कुछ हो सकते हैं, इसके 4-5 लेक्चर हो सकते हैं फंडामेंटल राइट के, वो इसके काफी सारे एमसीक्यू जो आयोग ने पूछे हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो हिंदी वाले इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आयोग क्वेश्चन मैंने डेट नहीं डाली किसी की भी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है डेट डालने में, कौन सी डेट को आया था। एक क्वेश्चन एक कभी कभी तो क्वेश्चन एक 5-6 बार रिपीट होता है, तो वैसे डेट डालू मतलब ये मेरे को दिखाना अच्छा नहीं लगता है। आप को मतलब अगर विश्वास है कि भाई ये आए हुए क्वेश्चन है तभी करना, अदरवाइज तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीडियो देखो ये, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं करके जाते हो तो मतलब पॉसिबिलिटी आपकी जो है प्री निकालने की वो 50% कम हो जाती है। तो पिछले साल के क्वेश्चन स्पेशली यूपी पीसीएस के, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से पीसीएस ये जो आयोग है इतने क्वेश्चन भरेगा, उसमें इतने क्वेश्चन भरेगा, तो इधर से कॉपी पेस्ट फलाना ढिमकाना करके वो किसी तरह से उसको अपनी वो जो क्वेश्चन बैंक पूरी करनी 150 की, तो वो कॉपी पेस्ट कहाँ से बनाएंगे इतने क्वेश्चन, तो वो कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं, कुछ के तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ कर जाओ। अब हम पढ़ते हैं ये पहला क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक सेकंड में जरा पेन ले लो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये नेहरू जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर, और ये जो रिपोर्ट थी इसके अंदर 19 फंडामेंटल राइट दिए थे। मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। मोतीलाल नेहरू जी ने, इनको उनके नाम पर ये इस रिपोर्ट को रखा गया नेहरू रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अंदर 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड थे। तो ऐसा तो पूछा नहीं कि कितने, लेकिन ये जो बस एक यही है कि भाई इसमें कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो ये तो जो क्रिप मिशन था, तो ये इंडिया के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आए थे तो ये तो फेल हो गया था। फिर अगस्त टॉपर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इन्होंने मांग को एक्सेप्ट किया था, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर तो कहीं भी फंडामेंटल राइट का जिक्र ही नहीं है। तो ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन ठीक है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नेहरू रिपोर्ट जो 1828, ये आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं जब हिस्ट्री के हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में आया था। तो अब देखिए ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इवन मुझको भी नहीं पता किसने कितने स्टेटमेंट, मतलब किसी को नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट कोई क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, तो सबकी स्टेटमेंट तो याद करना देखो मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद का आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज देखो ऐसे क्वेश्चन के गलत होने की चांसेस ज्यादा होती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो मौलिक अधिकारों के बारे में, ये एस राधाकृष्णन ने बोला था, ये फिलोसोफर थे। द प्लेस टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोला था, और जो फंडामेंटल राइट के बारे में ये बोला था, तो ये कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता। तो ये जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका जो आंसर है वो डी है। देखिए अगर आपको मतलब ऐसे स्टेटमेंट और भी बनाने तो आप कलेक्शन कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड यही करूंगा ऐसा भाई, बहुत सारे स्टेटमेंट पता नहीं किसके बारे में, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे। चलो फंडामेंटल राइट देखिए, मैं इमरजेंसी में वैसे एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा। जब भी फंडामेंटल राइट जो मतलब जब भी इमरजेंसी लागू की जाती है, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 392 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो डी है। जो आपातकाल के दौरान जो है जो फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हिंदी वालों के लिए भी डी आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट के बारे में जरा थोड़ा सा बता दें। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पहली बात तो वो यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से। एक तो ये बात रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ये पार्ट थर्ड में रखे गए हैं, ठीक है, तो एक ये बात याद रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो वो उनका जो आर्टिकल्स है वो 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका जो आंसर है वो ए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो सही वाक्य पकड़ना है इसमें। दे आर गारंटीज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। तो ये सही बात है, जो है फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए, उनको फंडामेंटल इसलिए बोला गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए, और उनको जो है मतलब अगर आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उनको लेकर। तो ये जो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दे आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट थर्ड, जैसे मैंने अभी कहा पार्ट थर्ड में रखा गया है। तो इस हिसाब से 1 और 2 हमारे आंसर होने चाहिए। तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो 2 ऑप्शन बचे हमारे एलिमिनेशन मेथड से। बी और डी एलिमिनेट हो गए, ए और सी बचे। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है हमने यूएसए से लिए, हमारी जो फंडामेंटल राइट है यूएसए से लिए। और ये जो राइट है जो यूएसए के अंदर बिल ऑफ राइट्स है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो ये मतलब जैसे बिल ऑफ राइट्स है यूएसए के अंदर, फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है और इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। इवन इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स वो काफी मतलब एक्सप्लेन उनका जो एलोबरेटिव वे में दिए गए, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में दिए गए। तो डी ऑप्शन में ये कहता है कि दे आर अनलाइक द बिल ऑफ द राइट्स इन यूएसए। ये कह रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो ऐसे नहीं जैसे कि बिल ऑफ द राइट्स यूएसए के अंदर। नहीं भाई, वो ऐसे ही है, लेकिन ऑल इससे अच्छे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हमने कर ही दिया, तो ये तो गलत ही है हमारे पास। दे इन्यूमरेटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये बात सही है वरना ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट, जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, तो ये प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर भी ये जो है अलग अलग आर्टिकल में इनको मतलब इनको इंश्योर करने की कोशिश की गई है। और हमारा जो ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अंदर भी जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी जो आर्टिकल है, आर्टिकल इक्वलिटी, आर्टिकल जो है इक्वलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है और आर्टिकल 18 तक जाती है। तो ये 5 फंडामेंटल राइट इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये सोशल इक्वलिटी, ये इस टाइप की जो जस्टिस है इनको इंश्योर करने की कोशिश की गई फंडामेंटल राइट के अंदर भी। तो इस हिसाब से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ए बी सी तीसरा ऑप्शन, देखिए तो तीसरा जो इसका है ये वाला सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, which one of the following articles of the Indian Constitution put the absolute limitation on the ये। देखिए आर्टिकल 14 है, ये याद कर लेना, आर्टिकल जो 14 है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये क्लॉज दे रखी है उसके अंदर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। भैया कानून की आंखों में सभी लोग इक्वल होते हैं, चाहे आप अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, सबकी जो है ये जो है जो आर्टिकल 14 है सबके लिए एक ही जैसा है, सबको एक ही समान मानता है। तो हालांकि स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं, जैसे गवर्नर को दी गई है और प्रेसिडेंट को दी गई है। तो आर्टिकल 14 के अंदर जो है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट द एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव। तो जो एब्सोल्यूट लिमिटेशन है, मतलब जो एक टाइप का मतलब सीमा लगाई गई है, आर्टिकल 14 लगाता है किस पर, जो लॉ मेकिंग बॉडी उस पर, कि वो ऐसा नहीं किसी धर्म के आधार पर उनके खिलाफ कोई लॉ बना दे। जैसे मान लो कि रिलीजन के आधार पर
किसी के खिलाफ कोई लॉ बना दे कि भैया ठीक है तुम टैक्स दोगे, ठीक है तुम इस धर्म के हो इसलिए तुमको इतने पैसे फालतू देने पड़ेंगे, तो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है। तो आंसर जो है इसका आंसर ए है, नंबर ए। राइट टू इक्वलिटी मैंने आपको बताया आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये 5 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये आर्टिकल जो 13 है ये कहता है कि भाई अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, समझ गए आप। तो ये वाला जो है इक्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, ये 4 आर्टिकल लास्ट के 14, 15, 16 ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। ये अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है। हिंदी वाले अनुच्छेद, हिंदी में इसको अनुच्छेद बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 लास्ट के तीनों ठीक होने चाहिए, 2, 3, 4। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो सी आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो मतलब सच बताऊं तो यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। चलो तो मैं जरा एक समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कितना समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, जरा समझते हैं। अच्छा पहले इससे पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, कि इसके बाद में देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। तो जैसे मैंने कहा आर्टिकल जो 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, क्या ये ऑल ऑफ अबव या फंडामेंटल राइट्स है? तो देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी या इन सभी से। तो इसका जो आंसर है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। ये एक्चुअली आर्टिकल 14 है ये, ठीक है। आर्टिकल 14 है, उसकी आर्टिकल 14 को मतलब 3-4 मुद्दे लिखी जा सकती है। रूल ऑफ लॉ पर बेस हो, द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। तो इसको समझिए इसलिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो रीजन है, अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। ये कह रहा है कि भाई दो टाइप के लोग हैं, एक तो ये और दूसरे ये। अब ये जो है ये यहाँ पर सारे अमीर है, इधर वाले ये वाले जो है बी वाले सारे अमीर है, और ए वाला हूँ अभी हम देखते हैं ये सारे अमीर है ये लोग। तो यहाँ पर जो है कोई टैक्स की स्लैब लगा दी कि भाई ठीक है इनको जो है 35% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो हर कोई 100 रुपए कमाता है तो इनको 35% टैक्स देना पड़ेगा। इनको कोई रिलीफ नहीं दी गई, यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रिविलेजेस, कोई भी फायदा नहीं दिया गया। तो ये क्या काम करें, 100 रुपए में से 35 रुपए तो दे देंगे सरकार को और 65 रुपए रखेंगे अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है कि भाई आप किसी भी धर्म, किसी भी कलर के हो, आप लड़की हो लड़का हो, किसी भी टाइप के हो, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तुमको 35 रुपए, तुमको 35, तुमको 35, तुमको 35, तुमको 35, तुमको, ठीक है। हमने अपनी साइड से तुमको, ऐसा नहीं है कि हमने इस वाले बंदे से बोला कि भाई ठीक है एक काम कर यार तू 10 ही रुपए दे दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भैया बराबर ही देने पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेवल, सारे एक जैसे लोग थे क्योंकि ये सारे अमीर है, पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सारे अमीर है। तो यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया गया है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये इसको समझे, अमंग इक्वल्स का मतलब सारे एक जैसे हैं, अमीर है, सबके पास रिसोर्सेज होते हैं। द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। जो लॉ है देखिए सारे अमीर हैं, सबके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर सबको लॉ की नजर में इक्वली रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बिल्कुल ठीक है। अब पहला वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, असर्शन, द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग। जरा समझे। अब देखिए ये बेचारे ए वाले जो सेक्शन के लोग हैं ये बहुत गरीब है, ठीक है, ये बहुत गरीब है। तो मान लो इनको हम SC ST मान लेते हैं, SC ST, क्योंकि इनके साथ जो है एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि बन्ना सिस्टम के थ्रू अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। आज भी जो जितने भी बेकार काम होते हैं और एट्रोसिटीज आज भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा की जाती है। तो इनके पास ना तो बेचारों के पास जमीन है, ना पैसा है, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, बहुत गरीबी है, ठीक है। देखिए ये भी भारत देश में रहते हैं, बी सेक्शन वाले और ए सेक्शन वाले भी। अब भारत सरकार क्या करेगी कि भैया इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, ये जो है
इनके लेवल में तो आ जाए, कुछ इतने पैसे कमा लें, पढ़ लें, लिख लें कि भैया अपना घर का खर्चा चला लें, तो मतलब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सरकार क्या काम करेगी? सरकार इनको अलग से ट्रीटमेंट देगी, इनको अलग से ट्रीटमेंट देगी। ट्रीटमेंट किसका देगी? इनको बोलेगी भैया तुम एक काम करो, अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, हम फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्री में ये पढ़ लेंगे। तो क्यों अभी इन लोगों को, जो बी सेक्शन वालों को, इनको तो पैसे देने पड़ेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाएगा तो हर मंथली 10,000 रुपए पे करेगा। इनको वही फैसिलिटी मिलेगी सेक्शन ए वालों को। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों का कूड़ा बना पड़ा है। मैं पिछले मतलब मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। गवर्नमेंट स्कूल तो मतलब छोड़ो, उनकी तो मतलब कहने के लिए सब लोग, उनका तो मतलब भगवान ही मालिक है, इतनी खराब हालत है इनकी तो। पर छोड़ो, हम उन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इनको सरकार करेगी, इनको बोलेगी भैया हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुमको रिजर्वेशन ये पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो है, मान लो ये पढ़ लिया, एक बंदा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ा, मान लो उसने इसको तैयारी करनी है। ठीक है, तो सरकार, हालांकि ये वाली तैयारी भी सरकार कराती नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई अपनी भैंस गाय बेचता है, बेच बाज के बेचारे पैसे भरते हैं, तो उनका भी वही आईआईटी नहीं निकल पाता है या दूसरे एग्जाम नहीं निकल पाते। तो मान लो कि इन्होंने मजदूरी कर कर रिक्शा चला के इनके पिताजी ने इसको पढ़ा दिया और आईआईटी की कोचिंग भी करा दी और इनका सिलेक्शन हो गया। अब क्या होगा कि इनको जब आईआईटी में जाएंगे तो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कि भैया ठीक है, अगर मान लो किसी के 100 नंबर आए हैं तो वो सीट उसको 100 नंबर में मिलेगी। और तुम्हारे मान लो लेट से 80 नंबर आ गया तो वही सीट तुमको 80 नंबर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनको फायदा कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया ये इनका एडमिशन आईआईटी में हो जाएगा, आईआईटी में अच्छी नॉलेज मिलेगी, फिर वहां से निकलेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, हो सकता है कि बिजनेस खोलें, लोगों को रोजगार देंगे, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, तो डेवलपमेंट होगा। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये लोग अनइक्वल थे, ये लोग क्या इक्वल है? ये क्या है, इंडिया में ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये पीछे रह गए डेवलपमेंट के या हर चीज में पीछे रहे। इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया अच्छे से, ये बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सरकार इनको बूस्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा डोजेस देने के लिए इनको फायदा देती है, जिससे ये आगे बढ़ सके। तो मतलब यहाँ पर जो दूसरा स्टेट, ये असर्शन में क्या कहता है, स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली। अनइक्वल का मतलब जो अनइक्वल लोग है, ये जो लोग थे ये सारे इक्वल है, और ये क्या है, अनइक्वल है, बेचारे गरीब है, तो इनको अलग से ट्रीटमेंट। अनइक्वल डिफरेंटली विद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग, जिससे कि ये मतलब इनको पढ़ाया लिखाया जाए, आईआईटी बढ़े, आईएम्स में सिलेक्शन किया जाए, एसएससी में हो जाए इनका, और कोई आईएएस पाईएएस नहीं, ये छोड़ो, तो आईएएस तो खैर बहुत ही करप्ट जॉब है, ये तो खैर खत्म कर देना चाहिए इन सारी चीजों को। आईपीएस आईपीएस की जॉब, ये बहुत करप्शन है इसमें। तो मतलब जिससे ये प्राइवेट की बात करते हैं यहाँ पर यार, प्राइवेट में जाएंगे ये इनको आईआईटी जैसे संस्था में पढ़ाकर इनको अच्छी नौकरी मिले प्राइवेट में, तो फिर ये इन लोगों के साथ इक्वल हो जाए, फिर जो है इनका लेवल जो है एक जैसा हो जाए। तो ये जो है आर्टिकल 14 में मतलब लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। लेकिन वो इक्वल राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो द स्टेट का मतलब भारत सरकार ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, जिनका विचारों के साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो पीछे रह गए, उनको अलग से डोजेस दिए जाए, अलग से बूस्ट दिया जाए, उनको फ्री में रिसोर्सेज दिए जाए, जिससे वो पढ़े लिखे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा उनका कि जिससे क्रिएटिंग द लेवल, जिससे कि वे आगे पढ़ के इतने पैसे कमा सके कि जो बड़ी क्लास थी, बड़ी का मतलब जिनका पहले से ही अमीर थे, उनके लेवल में आ सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये जो रीजन है, ये असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, इस वजह से इसका आंसर डी हो जाता है। ये हमारा लास्ट था। और ये सच बताऊं तो यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं, उसका पेपर उसमें आया नहीं है, आया तो यूपीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखा है, लेकिन वो कभी ना कि वो अत्था माथी सटकली वाला काम हो जाता है इनका। तो ये भी कभी कभी मतलब यूपीएससी से भी कंपैरिजन करने लगते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन फेल मारते हैं इस बार पीसीएस में। तो मतलब ये क्वेश्चन पीसीएस के लेवल का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इनको रखने भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कॉपी पेस्ट तो करना ही है। तो फिर अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 17 फंडामेंटल राइट। आप पढ़कर रखना, तो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हो। तो हम अपना जो लेक्चर है यही समाप्त करते हैं।